Hello students, how are you? I hope you will fine. This is 11th Commerce and subject will be study, and again welcome to the DSS online classes. We are discussing the first chapter of business studies and nature and the purpose of business. And in this chapter we have discussed so many points. And before this lecture we have discussed the risk of business. हम लोगों ने पढ़ा है risk of business के बारे में. What the reason for the risk? टाइप ऑफ रिस्क वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, प्योर रिस्क क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया है. इस मॉड्यूल में कुछ और आपको बताना चाहूँगा कि हाउ टू रिजॉल्व द रिस्क. रिस्क से हम कैसे बच सकते हैं, एक बिजनेसमैन जो है रिस्क से कैसे बच सकता है. उसके बाद से हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग बिजनेस बेसिक फैक्टर्स. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हाउ ए बिजनेसमैन मिनिमाइज द रिस्क. हम जानते हैं कि रिस्क जो है मार्केट में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग है, डायनेमिक है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं. तो इस कारण से जो रिस्क जो हमेशा प्रेजेंट रहता है बिजनेस के अंदर. तो एक बिजनेसमैन को जो है रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है उसके हाथ में है. हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क. पहला चीज़ ये है कि बिजनेसमैन को जो है किसी रिस्की वेंचर के अंदर जो इंटर नहीं करना चाहिए. रिस्की वेंचर मतलब कि किसी रिस्की एक्टिविटी, रिस्की जो है एक्टिविटी के अंदर इंटर नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए. ठीक है, इससे भी उसका रिस्क मिनिमाइज होता है. दूसरी बात यह है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप जो है गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके गोडाउन में जो है लाखों करोड़ रुपये का जो है गुड्स रखा हुआ है, तो आप जो है इंश्योरेंस कवर करके, इंश्योरेंस ले करके, इंश्योरेंस पॉलिसी ले करके जो है आप अपने गुड्स को जो है लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इस होने वाले लॉसेस से जो है आप कर सकते हो. तो विद हेल्प ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, ये तरीका है. दूसरा ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नेचुरल कॉजेज जो आपको मैंने बताया था, नेचुरल कॉजेज लाइक आपके एम्प्लॉयज़ जो मन से काम नहीं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए जो है उनके इवन उनका पर्सनल जो नीड्स है उनको समझते हुए जो है उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, एक जो है हार्मोनी इन्वॉल्वमेंट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करना ताकि जो अपना मैक्सिमम जो है प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, और बहुत चीज़ें हैं. इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स. ठीक है, प्रोडक्शन में जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है. तो अगर वो गोडाउन के अंदर रखते हैं तो अगेन देयर इज चांसेस ऑफ लॉस, देयर इज चांसेस ऑफ फायर और थेफ्ट हो सकता है. उसके लिए इंश्योरेंस है, लेकिन उससे बेटर ये है कि हम जो है अपने रिस्क को हम शेयर कर रहे हैं. हम होलसेलर्स को जो है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो होलसेलर्स को हम जो है शेयर करते हैं. इससे क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है, हमारा वेयर हाउसिंग कॉस्ट बचता है, हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट बचता है हमारा. जैसे कि हम लोग क्लास अभी आने वाले चैप्टर से पढ़ेंगे कि वेयर हाउस जो रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, जो रिटेलर्स है वो किस तरह से होलसेलर का हेल्प करता है, होलसेलर जो है किस तरह से जो प्रोडक्शन यूनिट का हेल्प करता है. तो प्रोडक्शन यूनिट जब लार्ज एक ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करती है तो वो गुड्स जो है वो होलसेलर को सेल कर देती है ताकि उसका जो लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है. जो बहुत सारे वेरियस कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द मेजर्स इट शुड बी टेकन बाय द बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क. ठीक है, तो रिस्क जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया. आज का जो टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे वो है स्टार्टिंग बिजनेस, दैट इज बेसिक फैक्टर्स. तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस देयर आर वेरियस पॉइंट्स व्हिच शुड बी टेकन इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस. ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो करने से पहले क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस कारण से जो हमारा बिजनेस जो है प्रभावित होता है. बिजनेस अगर उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाए, उन सब फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाए, उन सब फैक्टर्स को एनालाइज नहीं किया जाए, उनका डीप स्टडी नहीं किया जाए, हमारा बिजनेस जो है वो चालू होने से पहले जो है वो खत्म हो जाएगा. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं हम जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस टू कलेक्ट ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. ये हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है. लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो एंटरप्रेन्योर इज नॉट ओनली अ पर्सन टू कलेक्ट ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट द बिजनेस. इसके अलावा जो है जो एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेना चाहता है और जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है,
पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच एंटरप्रेन्योर का, जो पुराना जो कंसेप्ट है, जो पुराना मीनिंग एंटरप्रेन्योर का, वो ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने के लिए वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करता है, लाइक मैन, मशीन, मटेरियल्स, मनी, इनको कलेक्ट करके जो है बिजनेस स्टार्ट करता है, वो एंटरप्रेन्योर है। लेकिन जो है इतना ही काफ़ी नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है ये चीज़ें जो होना जो है आज समय में ये काफ़ी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो है उस एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने के लिए, उस एंटरप्रेन्योर के पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए अपने बिजनेस को जो है उस इनोवेटिव आइडिया को बिजनेस के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इनोवेटिव आइडिया, टेकिंग रिस्क एंड कलेक्टिंग द फैक्टर्स, जिसके पास ये एबिलिटी है वही पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो जब आप बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत चीज़ें हमारे सामने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बहुत चीज़ें जो है हमारे दिमाग के अंदर स्ट्राइक करेंगे, भाई बिजनेस क्या करें, कौन सा बिजनेस करें। ठीक है, हम जो है रिटेलिंग का बिजनेस करें कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करें कि इंडस्ट्री लाइन के अंदर जाएँ कि कॉमर्स लाइन के अंदर जाएँ। तो पहली चीज़ हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद से आपका जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, भाई आप किस फॉर्म में बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस स्टार्ट करें, फिर आपके पास मेन पावर कितना होना चाहिए, पैसे कितना होने चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक यही है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको जो है ध्यान रखना पड़ता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया होगा स्टार्टिंग बिजनेस, बेसिक टॉपिक्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस दिया हुआ यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। इट मीन्स कि हमको कौन सा बिजनेस लाइन को सेलेक्ट करना है, कौन से बिजनेस लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बिजनेस लाइन देखिए, नेचर ऑफ, यूँ कह सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या होना चाहिए। आप जो है रिटेलिंग करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप ट्रेजरी सेक्टर के अंदर जाओगे, आप इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जाओगे या फार्म सेक्टर के अंदर जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा जब आप इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, तो आपको कौन सा लाइन आपको चूज करना है, किस लाइन को आप सेलेक्ट करना है। बिजनेस बहुत से हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत से हैं, रिटेलिंग है, होलसेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेजरी है, इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको पहले ये चूज करना पड़ता है कि हमको कौन सा बिजनेस लाइन हमको जो है सूट करेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स के बेस पर जो आप डिसाइड करते हो कि हाँ हमको जो है रिटेलिंग में जाना है या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या ट्रेजरी सेक्टर के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर, आपके टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो पहला जो दिमाग में आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड नॉलेज, काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद सोचते कि दिमाग में ये भी आता है कि भाई जिस फील्ड में मैं उतर रहा हूँ, जिस फील्ड में बिजनेस करने जा रहा हूँ, उसके अंदर कितने पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है उस पोटेंशियल कस्टमर के बारे में फाइंड आउट करोगे, हाँ इस फील्ड के अंदर अधिक कस्टमर को मिलेंगे, इस फील्ड में अधिक पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे। और इस फील्ड के अंदर जो है आप अपने नॉलेज को और उस फील्ड में नॉलेज को कंपेयर करोगे, भाई हाँ मेरा नॉलेज जो है उस फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। मेरा नॉलेज जो सपोज कर लीजिए कि आप जो है आप बैंकिंग सेक्टर का अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, ठीक है, आप MBA किए हुए हैं, तो आप उस अपने नॉलेज के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने टेक्निकल नॉलेज के बेस पर जो है आप जो सिलेक्शन करते हो बिजनेस लाइन का। नेक्स्ट ये होगा साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म मींस आपका बिजनेस जो है एक स्मॉल लेवल पर होगा कि बिग लेवल पर होगा कि MNC लेवल पर होगा। जब आप सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस जब सेलेक्ट कर लोगे लाइन बिजनेस, उसके बाद से आप तब सोचोगे कि हम जो है बड़े पैमाने पर बिजनेस करें कि छोटे पैमाने पर बिजनेस करें। आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल बिजनेस करोगे कि स्टेट लेवल बिजनेस करोगे कि नेशनल लेवल बिजनेस करोगे या फिर आप जो है MNC लेवल पे बिजनेस करोगे। ठीक है, तो उसके बाद से डिसाइड करते हैं साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म, सपोज साइज ऑफ फर्म के अंदर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सोल ट्रेडर्स की बात करते हैं, सोल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं,
ठीक है। अगर हम इससे बड़े स्केल की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, वो बड़ा स्केल की बात हो गया। अगर हम इससे बड़े स्केल की बात करते हैं, हमारा जो है कंपनी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है और साइज ऑफ बिजनेस जो है, ये दोनों जो है आपको कंपेयर करना पड़ता अपने लाइन ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली, अपने जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेस पर, अपने जो है एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज के बेस पर जो है आप साइज ऑफ बिजनेस को फाइंड आउट करते या यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप कि आपका बिजनेस का ऑनरशिप कैसे होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अभी जो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, इसके बाद से जो चैप्टर चैप्टर जो है उसमें दिया होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसमें बता दूँ आप लोगों को, जब पॉइंट दिया हुआ है तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, आपने सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस आपने कर लिया, आपने साइज ऑफ फॉर्म को भी आपने जो डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको लार्ज स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल पे करना है या किसी लेवल पे करना है। फिर उसके बाद से आप चूज करते हो कि मेरा ऑनरशिप क्या होना चाहिए। ऑनरशिप का मतलब यह है कि देखिए, अगर स्मॉल बिजनेस आप चूज किए हो तो वहाँ पे ऑनरशिप आपका रहेगा, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो आप मालिक आप हो बिजनेस के, डिसीजन आप लोगे, प्रॉफिट अर्न पूरा का पूरा आप करोगे, जो भी लॉस होगा उसको जो है बियर आप ही करोगे, दैट इज स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है। तो ऑनरशिप मतलब आप बिजनेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में करोगे या पार्टनरशिप के फॉर्म में करोगे या फिर आप जो है कंपनी के फॉर्म में करोगे। देयर वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो उसमें ऑनरशिप क्या है, सिर्फ मेरा रहेगा। अगर मैं जो है कोई रिटेलिंग या होलसेलिंग का वर्क कर रहा हूँ या कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ और वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, इसमें ऑनरशिप ये मेरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में किसी का इंटरफेरेंस ना हो। ये मेरा माइंड सेट है कि मैं जो बिजनेस करूँ मैं अकेले का बिजनेस करूँ, मेरा बिजनेस में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मेरा खुद का डिसीजन होना चाहिए, मैं खुद प्रॉफिट को एंजॉय करूँ, मैं खुद लॉस को जो है सब बेयर करूँ, ठीक है। जब इस तरह की मेंटलिटी है तो वो पर्सन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करता है। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूँ लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो वैसे बिजनेसमैन को कैपिटल की जरूरत है, तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिमूव करता है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग जब किसी बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, कैपिटल का ज़्यादा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप कहते हैं। इसमें जो दो लोग या दो से अधिक लोगों का ऑनरशिप होता है उसके अंदर, किसी एक का बात नहीं चलता उसके अंदर। अगर 3 लोग हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना होता है तो 10 लोगों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, 10 लोगों का एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो ये ऑनरशिप हो गया, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो है 2 या 2 से अधिक लोगों का ऑनरशिप होता है, या वो चूज करें या फिर कंपनी फॉर्म के अंदर क्या होता है, उसमें जो प्रोमोटर्स जो होते हैं वो शेयर इशू करते हैं मार्केट के अंदर, 10 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर, 50 रुपये का शेयर, और पब्लिक जो है उस शेयर को परचेस करती है, इन्वेस्ट करती है। तो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर इशू किया, तो 1 लाख का सब्सक्राइब हुआ है, तो लोगों ने जो है 1 लाख लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, मतलब उस शेयर्स को परचेस किया है, तो 1 लाख जो है क्या हो, उस कंपनी के ऑनर हो गए, उस कंपनी के ऑनर हो गए। तो 1 लाख शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ऑनर होते हैं, वो ऑनर्स जो है मिल करके अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, आपस में कुछ मिलकर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिसीजन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑनरशिप क्या होगा, लाखों ऑनरशिप होगा इसके अंदर। तो ये जो है डिसाइड करना है, जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो डिसाइड करना है कि मेरा ऑनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप का होना चाहिए, कि पार्टनरशिप का होना चाहिए या फिर कंपनी का होना चाहिए, ठीक है। ये डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं है। इसको चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा बिजनेस का लोकेशन क्या है, क्या लोकेशन होना चाहिए बिजनेस का, आपको पता ही होगा बिजनेस का लोकेशन
आपके दिमाग में आपका बिजनेस का लोकेशन क्या हो, सेंट्रली मार्केट, कस्टमर्स जहाँ पर अवेलेबल हो, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो, जहाँ पर लेबर जो आपको आसानी से मिल जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़िया हो, जहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बढ़िया हो, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट कर रही है, आपको जो है बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, आप ऐसी जगह पर बिजनेस करना चाहोगे। आप जो है ऐसी जगह बिजनेस नहीं करना चाहोगे जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर बैंक सर्विस आपको जो है नहीं मिल रहा है, जहाँ पर इंश्योरेंस सर्विस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आज सर में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस आप कहीं देखेंगे, आप मार्केट में घूम रहे हो तो कोई दुकान जो बहुत चल रहा है, कोई दुकान नहीं चल रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा हाँ ये दुकान जो है एकदम मार्केट के नज़दीक है, मतलब कि बहुत ही भीड़ भाड़ में एकदम सेंटर पे है, इसलिए वहाँ पर जो है कि कस्टमर ज़्यादा वहाँ पर, कस्टमर की गैदरिंग ज़्यादा वहाँ पर, ठीक है। तो लोकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि कस्टमर ज़्यादा मिले आपको, रॉ मटेरियल्स ज़्यादा मिल जाए आपको, लेबर की जब जरूरत हो आपको लेबर मिल जाए आपको, बैंक की सुविधा हो, इंश्योरेंस की सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ऐसे जगह को पसंद करोगे और उस पर जो है आप अपने बिजनेस को जो है सचुएट कर लोगे। दैट इज द लोकेशन ऑफ बिजनेस। देन क्या होगा, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन मींस नेक्स्ट क्या होगा, फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशन। देखिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक बिजनेसमैन को फंड की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। दोबारा बता रहा हूँ, हर एक बिजनेस ऑपरेशन, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन को फंड की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। और फंड की रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है। फंड की रिक्वायरमेंट हम पढ़े इस चैप्टर को, चैप्टर दिया हुआ डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको हिंट दे दूँ कि फाइनेंसिंग पोजीशन होता क्या है कि एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ फंड, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट? फॉर एग्जांपल प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, जमीन खरीदना है, इक्विपमेंट्स खरीदना है, तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं। मतलब कि वो कैपिटल पे, वो पूंजी कैपिटल, जैसे मशीन क्या हो गया आपका कैपिटल हो गया, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा उससे। जमीन क्या है, कैपिटल आपका बिजनेस के लिए, आपको लॉन्ग टर्म आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। टूल्स क्या है, कैपिटल है, तो इन पे पैसा खर्च करना, दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो फंड है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो डेली की जो एक्सपेंसेस है, वेजेस देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम प्रोवाइड करना, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच, जो आपके सप्लायर्स को पैसे देना, जो डेली जो है खर्चे हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके बाद से आप जब ये डिसाइड करें लोकेशन बिजनेस का डिसाइड करने के बाद तब आप जो है आप अपने नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर जो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कितना जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेचर ऑफ साइज का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिटेलिंग का बिजनेस है, आपका होलसेलिंग का बिजनेस है, तो उसमें आपको जो है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या होता है, आप प्लांट मशीनरी जमीन परचेस करते हो, लेकिन रिटेलिंग बिजनेस के अंदर ना प्लांट की जरूरत है, ना मशीनरी की जरूरत है, ना अधिक जमीन की जरूरत है। आप जो है मैन्युफैक्चरर से जो है फाइनल प्रोडक्ट परचेस करते हो फॉर द रीसेल पर्पज, तो आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है। फिर साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बहुत ही साइज बड़ा है, एमएनसी कंपनी है, नेशनल लेवल कंपनी है, उसमें जो है आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये डिसाइड करना है कि मेरा आप द बिजनेसमैन जो डिसाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कि हमको जो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, और इसके सोर्सेज भी अलग अलग है। फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के जो फंड है, उस फंड के सोर्सेज भी अलग अलग है, और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फंड के जो सोर्स है वो अलग अलग है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, और इसके बाद से फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज मतलब
व्हाट डू मीन फिजिकल फैसिलिटीज? उसके बाद से आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, ये क्या है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज हो गया, मीन्स ट्रेजरी सेक्टर्स, मीन्स सर्विस सेक्टर्स। तब उसके बाद से जो है आप जो है अपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को बेटर करना चाहोगे, फाइनेंसिंग सर्विसेज को बेटर करना चाहोगे, आप अपने प्रोड्यूस गुड्स को जो है आप वेयर हाउस के अंदर उसको स्टोर करना चाहोगे, तो तब उसके बाद से जो है इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट ये होगा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस। प्लांट लेआउट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज अगर आप आपके मम्मी पापा ने आप मकान बनवाया ही होगा, ठीक है, तो मकान बनाने से पहले तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि मेरा जो है रूम का लेंथ कितना होना चाहिए, बाथरूम का होना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट का होना चाहिए, स्टोर रूम का होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, लेआउट। आप लेआउट बनाने के बाद से जो आप मकान का काम चालू करेंगे। उसी तरह से जो है प्लांट लेआउट होता है। प्लांट लेआउट का मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किसी भी कहीं पर भी ऑफिस के अंदर भी जो है प्लांट लेआउट होता है कि मशीन कहाँ सेट होगा, इक्विपमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे, स्टोर रूम कहाँ होगा हमारा, ठीक है, वर्कर्स का रेस्ट रूम कहाँ होगा हमारा, ठीक है। तो जो लेआउटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे क्या होता है कि हमारा जो है जो हमारा स्पेस जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाए, हम अपने स्पेस को फुल्ली यूटिलाइज कर सकें और हमारा जो मूवमेंट है, जो हम काम कर रहे हैं, काम के दौरान जो मेरा मूवमेंट है वो मूवमेंट हमारा टोटली प्रोडक्टिव मूवमेंट हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लीजिए कि आप जो है मशीन पे वर्क कर रहे हैं और रॉ मटेरियल्स काफ़ी दूर रखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स काफ़ी दूर रखा हुआ है, आप मशीन पे वर्क करो, रॉ मटेरियल्स जरूरत है आपको, फिर दोबारा गए आप रॉ मटेरियल्स स्टोर रूम के अंदर काफ़ी दूर है, उसको लेकर के आए, फिर आप जो प्रोडक्शन रूम के अंदर उसको प्रोसेस किए, तो आपका जो स्टोर रूम जो काफ़ी दूर है, इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, आप आने जाने में जो समय अधिक खर्च हो रहा है, ये क्या है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। लेकिन अगर यही स्टोर रूम जो अगर बगल में होता, आपका इक्विपमेंट्स बगल में होता, तो आपका जो है मूवमेंट प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम होगा। तो प्लांट लेआउट का मतलब ये होता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे नज़दीक हो और इस तरह से हो कि हमको जो है तुरंत आसानी में ढूंढने मिल जाए, ठीक है, दैट इज प्लांट लेआउट। नेक्स्ट ये होगा आपका कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि एम्प्लॉयज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, लेबर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो क्या करता है, कंबाइन करके जो है प्रोडक्शन करता है। तो हर एक एम्प्लॉयर, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा एम्प्लॉयज जो है वो क्या हो, कॉम्पिटेंट हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेजेबल हो, वेल क्वालिफाइड हो, तभी जो है हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज को जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल्स क्यों ना हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स क्यों ना हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट होता है। उस HR डिपार्टमेंट का वर्क ये होता है कि हायर द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब के लिए जो है, राइट वर्क के लिए जो है राइट पर्सन को जो है हायर किया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंपनी के HR मैनेजर की होती है। और HR मैनेजर जो है नॉट ओनली रिक्रूट, नॉट ओनली सेलेक्ट द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, इसके अलावा जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस जो है 100% बाहर निकल करके आए और अपने काम में वो पूरा 100% एफर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हर एक कंपनी जो है एक वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल वर्कफोर्स चाहती है, ठीक है। उसके बाद टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मीन्स जो भी टैक्सेस है, टैक्सेस की प्लानिंग, जो भी आपका अर्निंग हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से जो पहले आप टैक्स अपना जो है कितना टैक्स हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है, उस टैक्स की प्लानिंग करना सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद लॉन्चिंग का इंटरप्राइज, जब आप इतना फैक्टर्स को जब कंसीडर कर लेते हो, आपके दिमाग में इसका जो है लेआउट तैयार कर लेते हो, आप एनालाइज कर लेते हो, उसका स्टडी कर लेते हो, तब उसके बाद जो है आप अपने इंटरप्राइजेस के बारे में ओपन करने के बारे में सोचते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक, I think this is the last topic, starting business.
डाउट होगा तो आप बेझिझक जो आप ऐसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।